एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। और ये हम बीपीएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो ये फाइनल पार्ट है, आज ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि कौन सा पेपर है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। बीपीएससी अभी ये 2-3 पेपर और बचे हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो मैं यूपीपीसीएस ले आऊँगी और आरओ कोशिश करूँगी कि यूपीपीसीएस अगर डिजिटल फॉर्म में मिल सके तो, ताकि अगर आप लोगों को शेयर करना हो तो तुरंत ही डिजिटली फॉर्म में ही शेयर हो जाए। ये फिजिकल में टाइम बहुत लगता है, बट अगर इन केस मुझे डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलता क्योंकि कॉस्टली है, तो फिर मैं देखती हूँ कि फिजिकल मिल सकता है तो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि पीसीएस के लिए अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और प्रैक्टिस करके हमें ये देखना कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, उसमें कितने हमारे राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, कितने हमारे सिली मिस्टेक होते हैं, कितने हमारे रिपीट हो रहे हैं, और क्या हम उसको सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें अभी एनालाइज करने का समय आ गया है। तो हमने 100 तक देख लिया था और हमें 101 से शुरू करना है। कह रहे फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2022 से 2022 में वैश्विक वनों की कटाई 6.6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जिसमें प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन हानि 4.1 मिलियन हेक्टेयर थी। तो इस संदर्भ में फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए यूएनईपी, बी यूनेस्को, सी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या डी आईयूसीएन। अब बताना है और इम्पॉर्टेंट भी है ये, आपकी जो है फैक्ट आते हैं। बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई थी। और वन्य जीव संरक्षण और लुप्त प्राय प्रजातियों में अग्रणी संगठन है तो कौन? तो WWF आपका ये अग्रणी है। 2023 रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारी इसमें जो है कि मतलब विशेषताएँ हैं, बट अगर आंसर की बात करोगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है। ठीक है, लेकिन क्या ये डिटेल में चीज़ें दी गई हैं? तो ये बहुत अच्छे से दी गई हैं। मैं अभी पीडीएफ भेजूंगी तो आप उसको देख लेना। हाँ, कल की पीडीएफ नहीं जा पाई है कुछ कारण से, मैं थोड़ा सा दवा वगैरह लेने चली गई थी तो उसमें काफ़ी लेट हो गया था, तो पीडीएफ नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी। आज पूरी पीडीएफ एक साथ आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर स्थित है। सेकंड, हंगुल और पीले गले वाला मार्टन यहाँ आसानी से पाया जा सकता है। थर्ड, वनस्पति हिमालयी नम शीतोष्ण वन है। तो उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, सी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या डी लिम्बर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अब जो ये वनस्पति और ये आपको दिखाया जा रहा डल झील, तो डल झील से आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो अब ये हिमालय क्षेत्र का वैसे भी उन्होंने इंडक्शन मतलब कि थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है और 1910 से, ठीक है, 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, जो ये कह रहे पीले गर्दन वाला और ये एल्फ विलो, हिमालयी चिनार, खुबानी और ओक आदि जैसे पेड़ शामिल हैं, तो ये इसमें सारी चीज़ें शामिल है। इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई मिथाइल ईथर DME और MD15 जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा जा सकता, वे हैं। ऑप्शन ए वैकल्पिक ईंधन, बी जैविक पेंट, सी प्रतिबंधित रसायन या डी पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक कीटनाशक। तो अगर अभी चर्चा में रहे हैं तो डाई मिथाइल ईथर DME और MD15 वैकल्पिक ईंधन है। डीजल 15 या MD15 एक विशेष ईंधन है जिसे भारतीय रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। यह एक ईंधन मिश्रण है जिसमें 15% मेथनॉल, 71% खनिज डीजल और 14% यानी 14% कपलर एडिटिव शामिल है। तो हाल ही में IIT कानपुर ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर यानी कि DME ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वैकल्पिक ईंधन। आगे बढ़ते फिलहाल क्वेश्चन हमारा कि वेटलैंड्स पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जल निस्पंदन, बाढ़ नियंत्रण और विविध वन्य जीवों के लिए आवास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आर्द्र भूमियों और उनके संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये वेटलैंड्स या झील हैं और ये इसके स्थान हैं। अब आपका आर्द्र भूमि और वेटलैंड्स के बारे में PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप PYQ नहीं देखते तो उनको देखिएगा, और आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से क्या क्या करके फॉर्म करके पूछते हैं। तो आर्द्र भूमि जलीय वातावरण है जो मीठे पानी, खारे पानी या मिश्रण से ढके होते हैं। वे ग्रह की प्राकृतिक अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं और कार्बन भंडारण चैंपियन है और खास सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो सही सुमेली जोड़े हैं, यानी कि ये कहाँ पर पड़ते हैं, जैसे रेणुका वेटलैंड हो गया,
होकरा वेटलैंड हो गया, रुद्र सागर। अब आप इसमें से अगर कुछ नहीं नाम सुना होगा, आपने होकरा का नहीं सुना होगा, सस्थम कुट्टा का नहीं सुना होगा, वाधवाना का नहीं सुना होगा, तो आपने रुद्र सागर और रेणुका का तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं। अगर आपने रुद्र सागर का सुना है, रुद्र सागर जो झील है ये आपकी त्रिपुरा में पड़ती है, ठीक है। तो युग्म बताना कि कितने युग्म सुमेलित हैं, तो देखो ये तो आपका सुमेलित है, 3 जो है ये सुमेलित है। रेणुका वेटलैंड की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, तो ये भी आपका सही सुमेलित है ना। तो इस तरीके से जब देखेंगे तो यहाँ पर जो कितने सही सुमेलित है, तो होकरा या होकरेरा वेटलैंड है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये जो होकरा वेटलैंड है ये पंजाब में नहीं पड़ता है, बल्कि ये यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो J&K कर देते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर शॉर्ट में कर देते हैं। सस्थम कोट्टा की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में न पढ़ के केरल में पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पर केरल में पड़ता है। तो अब आपका फर्स्ट और फोर्थ तो सही नहीं है ना। वाधवाना आपका जो है ये गुजरात में ही, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, यानी कि 5th, 3 और 2nd 3 सही है। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए। केवल 3 में कौन, तो 2nd, 3rd और 5th। फर्स्ट और फोर्थ आपका सही नहीं है, क्योंकि सस्थम कुट्टा जो है वो केरल में और होकरेरा या होकरा वेटलैंड है वो J&K में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हाँ, आर्द्र भूमियाँ क्या करती थी, देखो ऐसी ज़मीन जहाँ पानी, जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो देखो वो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करता है। पेड़ पौधे हैं, पानी है, घास है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर अवशोषित करती है, ऑक्सीजन को वहाँ से मतलब ऑक्सीजन का जो है कि बनती है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गंदगी वगैरह जो हुई वो वहाँ पर वो पेड़ पौधे सही करते हैं, आपको पता है। इसलिए इतने जो पार्क हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनका संरक्षण करना होता है। क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं मिट्टी को बना कर रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कामों में ये काम आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। डिटेल में और आप पढ़ लेना अच्छे से, अगर यूट्यूब पे डालेंगे या आपने वैसे पढ़ा होगा। बट ऐसे क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको आर्द्र भूमि, वेटलैंड खूब क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी इवन UPSC ने भी बनाया है, ऐसा नहीं कि केवल PCS ने ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित UT मतलब समथिंग कुछ है, उत्प्रेरक या उन्नत तकनीक, है ना। क्या है, उत्प्रेरक या उन्नत तकनीकी प्रसारण केंद्र क्या है। ऑप्शन है भविष्य की फसलों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, B भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र, C जमीनी स्तर पर सरकारी एजेंसियों ऊर्जा के सतत उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं, एंड D भविष्य के प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने वाले सरकारी स्टॉल। तो इनमें से क्या है एक, वो बताना है। तो विद्युत मंत्रालय द्वारा जो उत्प्रेरक या उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है, यह भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। तो क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषता में से नहीं है। चूँकि नहीं है पूछ रहे तो बहुत ध्यान देना। ऑप्शन है खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं है, 2nd कोई जुताई या मिट्टी की जुताई नहीं की जा सकती है। ध्यान रखना कि प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषता नहीं है, खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं है, कोई जुताई या मिट्टी की जुताई नहीं की जा सकती। C केवल खेत आधारित इनपुट का उपयोग किया जाता है, या D खनिजों का उपयोग करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा किया जाता है। प्राकृतिक खेती जो करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन है जो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर गेस वर्क करना है कि क्या होगा। जुताई या मिट्टी की जुताई नहीं की जाती है प्राकृतिक खेती में, ऐसा होता है क्या। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है, और इसमें प्राकृतिक खेती में कृषि भूमि पर किसी भी बाहरी इनपुट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा, खनिजों का उपयोग करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को पूरक किया जा सकता है। तो ये इसकी अनिवार्य नहीं है, विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कृषि वानिकी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ों और झाड़ियों का जानबूझकर एकीकरण है। इस संदर्भ में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हो सकती है। ऑप्शन है उत्तम बीज किस्म की अनुपलब्धता, 2nd कृषि फसल की उपज को साथ प्रभावित करने वाले पेड़, 3rd लंबी वृक्ष गर्भधारण अवधि। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कोड है हमारा A, B, C और D, और ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। बात करें तो कृषि वानिकी अपने घटकों के बीच सकारात्मक बातचीत की तलाश करती है, जिसका लक्ष्य पारंपरिक कृषि की तुलना में भूमि से अधिक पारिस्थितिक रूप से विविध और सामाजिक रूप से
उत्पादक उत्पादन करना। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की सीधी बुआई DSR विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है। चावल के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। सेकंड, पानी का स्थान वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों ने ले लिया है। थर्ड, DSR विधि मीथेन प्रदूषण की जांच में मदद करती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें उत्तर बताना है। कोड हमारा A, B, C और D वही है। A केवल फर्स्ट और सेकेंड, B केवल सेकेंड और थर्ड, C केवल फर्स्ट और थर्ड, या D फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो बताना इसमें कितने ऑप्शन सही है। तो आपके D ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ देखी गई। ऑप्शन है असम, B जम्मू और कश्मीर, C सिक्किम, या D अरुणाचल प्रदेश। तो ये हम लोग भी देखते रहते हैं बहुत सारा। तो अगर बात करें यहाँ पर जो हमारी लोनार लेक है, यह लोनार झील के दक्षिणी तट के फटने के कारण लोनाक झील के दक्षिणी तट फटने के कारण सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी फ्लड देखा गया। ग्लेशियर झीलें पानी के बड़े भंडार हैं जो पिघलते ग्लेशियर के सामने ऊपर या नीचे स्थित होती है। तो ये कहाँ पर देखा गया, जो हमने देखा है, तो ये आपने देखा है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ देखा गया, तो ये सिक्किम में देखा गया। आगे बढ़ते फिलहाल चलिए, कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ये, सूची सेकंड ये। ऑप्शन है कोलेरू झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। C वुलर झील, तैरती हुई फुमदी। C भीतरकनिका मैंग्रोव, हुलॉक गिब्बन्स। D केबू लॉमजौ राष्ट्रीय उद्यान, कृष्ण के बीच स्थित है और गोदावरी नदी। एंड E नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। अब ये कूट दिए गए हैं। पहली बात तो अगर आपने कोई एक चीज़, मतलब इनमें से सारे के सारे कहीं ना कहीं आपने नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो कौन किससे संबंधित है वो आप पहले गेस करिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, तब तक पहले आप अपना गेस करिए कि क्या आप यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखो, जो केबू लॉमजौ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आपका जो केबू लॉमजौ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है और यहीं पर हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। केबू लॉमजौ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुनिया का एकमात्र, ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो जब यहाँ पर तैरती हुई फुमदी या तैरता हुआ पार्क होगा तो ये आपका जो हो जाएगा D हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड से। ठीक है, सेकंड से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होगी वो आपकी वुलर झील हो जाएगी, B फर्स्ट में चला जाएगा। एंड कृष्णा के बीच स्थित है, जो ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो जो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, वो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। तो कोलेरू झील जो हो जाएगी ये आपका इससे मिल जाएगा, है ना। इसके बाद में आपका बचता है खारे पानी के लिए मगरमच्छों। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो हाँ, ये जो नाम दफ़ा है ये आपका हो जाएगा हुलॉक गिब्बन। यहाँ पर आपके हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जब जाएंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, A फोर्थ, B फर्स्ट। ठीक है, वुलर झील मैंने पहले बताया, भारत की पानी। मुझे अगर 2-3 भी याद है तो हम यहाँ पर आंसर निकाल ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बट उसको डिटेल में पढ़िएगा आंसर को, क्योंकि आपके वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट हमारा ग्रह टुंजा हमारे बदलते पर्यावरण का एटलस अनुकूलन अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये कह रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, B विश्व मौसम विज्ञान संगठन, C प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष, या D जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यहाँ पर उत्सर्जन अंतर गैप रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारी रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, है ना, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। UNEP अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है जो देशों को निम्न कार्बन और संसाधन कुशल अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण में मदद करने के लिए और पर्यावरणीय शासन और कानून को मजबूत करने के लिए निकाली जाती है ना, ये डेटा प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन A हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए UNEP के बारे में कि UNEP ने मतलब ये सब पहले क्यों स्टार्ट की, क्या क्या है, तो उसको आप ज़रूर डिटेल में कहीं से पढ़ लीजिएगा। मतलब नेट में चीज़ें रहती हैं तो वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। UNEP के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको वहाँ से निकाल के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मियावाकी पद्धति, वन रोपण की सुविख्यात पद्धति है जिसकी हाल ही में काफ़ी चर्चा हुई है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मियावाकी पद्धति के लिए सही नहीं है।
अब ये यूपीएससी का मतलब क्वेश्चन है, यूपीएससी में मैंने इसको देखा है। और यूपीएससी से क्या करते हैं कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना देते हैं। ऑप्शन ए, यह पेड़ों की विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देता है। सेकंड, कुछ विशेषज्ञ देसी जंगल के रूप में इसकी स्थिरता पर सवाल उठाते हैं। सी, यह मूल रूप से जापान में विकसित हुआ। एंड डी, यह कम समय में देसी पौधों के उपवन बनाने में मदद करता है। पर यहाँ पर पूछा कि सही नहीं है। जो सही है वो तो नहीं बताना है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले कि यह पेड़ों की विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मियावाकी जो विधि होती है, पद्धति होती है, यह देसी पौधों के को तेज़ी से बढ़ने के लिए या उनके बढ़ने वाले उपवनों की खेती के लिए एक वनीकरण तकनीक है, जिसमें घने मिश्रित रोपण का उद्देश्य प्राकृतिक जंगल की परतों का अनुकरण करना। तो ऑप्शन ए इसका फिलहाल सही नहीं है। अगर सही पूछते तो हाँ, ये जापान में भी प्रसिद्ध हुई है 1970 के आसपास। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई जापान में वो 1970 के आसपास हुई थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, यह एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक अर्धन्यायिक निकाय है। सेकंड, इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। थर्ड, अधिकरण के निर्णय प्रकृति में गैर बाध्यकारी होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका यह जो अधिकरण अधिनियम है 2010 के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। एनजीटी का प्रमुख उद्देश्य आपको पता कि पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटारा करना, इसलिए कथन सेकंड भी सही है। यह एक विशेष अर्धन्यायिक निकाय है और यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा। तो कथन फर्स्ट भी सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बनने के लिए $30 बिलियन के अल्ट्रास फंड की घोषणा की। ऑप्शन है यूएसए, बी यूएई, सी चीन, या डी भारत। तो यूएई ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बनने के लिए $30 बिलियन के अल्ट्रास फंड की घोषणा की। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो कारण आ रहा है और ये कथन ए है। कथन ये कह रहा है कि हाल ही में आइसलैंड में 24 घंटों में 2000 से अधिक भूकंप देखे गए। कारण आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। देखो, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन होते हैं तो उनके पूछने का तरीका इस वाले ऑप्शन में होता है। और ये जो दे रहे हैं, तो जो ये क्वेश्चन पूछा है और ये जो इसका कारण बताया है इस कथन का, तो क्या ये सही है कि नहीं वो हमें यहाँ से आंसर में बताना होता है। ठीक है, तो बात करेंगे अगर, तो हाल ही में आइसलैंड में 24 घंटे में 2000 से अधिक भूकंप देखे गए। किसी विशिष्ट पूर्व झटके, मुख्य झटके या झटके के बाद अपेक्षाकृत कम अवधि में आने वाले कई भूकंपों के अनुक्रम को भूकंप झुंड कहा जाता है। और आइसलैंड मध्य अटलांटिक रिज में डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट के पास स्थित है। इसके अलावा आइसलैंड के बारे में और अगर मैं कोई जानकारी बताऊं, तो आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, ऐसा ही इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर में ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया होता, तो कहते हैं कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ये दोनों आपस में सही है। ठीक है, ये इनके बताने का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा पोषी स्तर है। ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन, बी मछलियाँ, सी बेंथोस, या डी ज़ूप्लैंक्टन। तो अब बताना है कि ये चीज़ें क्या रहती हैं। तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उदाहरण के लिए एक झील में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक होते हैं और इसलिए पहला पोषी स्तर बनाते हैं। ज़ूप्लैंक्टन दूसरा पोषी स्तर बनाता है। बेंथोस झील या जल निकाय के तल पर स्थित होते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो सेकंड स्तर का सेकंड पोषी स्तर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वाहारी नहीं है। ऑप्शन है कौवा, बी कॉकरोच, सी रैकून, या डी कॉन्गर। अब कौवा कॉकरोच तो सुना होगा, रैकून हो सकता है कि सुना हो, या बहुत सारे लोगों को नॉर्मल डेज में ना पता हो कि ये कभी बातचीत में आता है कि नहीं। और कॉगर तो ये क्या होते हैं? सर्वाहारी एक ऐसा जीव है जो नियमित रूप से पौधों, जानवरों, शैवाल और कवक सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपभोग करता है।
सर्वाहारी जीवों का आकार चींटियों जैसे छोटे कीड़ों से लेकर इंसानों जैसे बड़े जीवों तक होता है और मनुष्य सर्वाहारी है। रैकून उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी स्तनपायी है और यह प्रोसानिड, ठीक है, ये प्रोसानिड परिवार में सबसे बड़ा है और ये सर्वाहारी है। तो ये उत्तरी अमेरिका का है और ये आपका जो बता रहे हैं डी, ठीक है, कॉगर, ये आपका सर्वाहारी नहीं है कह रहे हैं। देखो तीन मतलब चारों चीज़ों को पढ़ना। कॉगर या माउंटेन शेर रॉकी पर्वत जैसे क्षेत्रों में स्थित शीर्ष शिकारी है। पहाड़ी शेरों को कई नामों से जाना जाता है, कॉगर, प्यूमा, पैंथर्स और कैटामाउंट्स। सभी बिल्लियों की तरह पहाड़ी शेर भी मांसाहारी होते हैं जो केवल मांस ही पचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉगर है यह आपका सर्वाहारी नहीं है। आगे नेक्स्ट है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा किससे संबंधित? ऑप्शन है UNEP, बी दिल्ली NCR क्षेत्र, सी बेसल कन्वेंशन या डी स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा है। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में उत्तराखंड और हिमाचल जैसी हिमालयी राज्यों में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है। इस संदर्भ में इन क्षेत्रों में बार बार होने वाले भूस्खलन के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है शिवालिक क्षेत्र निर्माण हेतु अनुपयुक्त है, बी भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें और भ्रंश रेखाएं, थर्ड बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कोड हमारा A, B, C और D है, जिसमें ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो इसमें फिलहाल हमारे तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जो हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के जिम्मेदार कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में 400 से ऊपर AQ वायु को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन है खराब, बी मध्यम, सी गंभीर या डी बहुत खराब। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ये आपका जो वर्गीकृत किया गया ये सी में यानी कि गंभीर में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कोयले का कौवे के घोंसले में अंडे देना किसका उदाहरण? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, बी परजीवीवाद, सी परभक्षण या डी सहभोजिता। तो बताना है यहाँ पर, तो पक्षियों में ब्रूड परजीविता का एक आकर्षक उदाहरण है जिससे परजीवी पक्षी अपने मेजबान के घोंसले में अंडे देती है और मेजबान को उन्हें सेने देती है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर परजीवीवाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल कि किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को उत्पादन की दर कहलाती है। ऑप्शन है सकल प्राथमिक उत्पादकता, बी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सी माध्यमिक उत्पादकता या डी उत्पादकता। तो बताना है क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है ऑप्शन ए सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डीकम्पोजर जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो इस संदर्भ में वह प्रक्रिया जिसे केचुए जैसे डिट्रीटिवोर्स अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है लीचिंग, बी विखंडन, सी अपचय या डी ह्यूमिफिकेशन। तो ये हम देखते रहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि डिट्रीटिवोर्स जो होते हैं उदाहरण के लिए केचुआ को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, यह प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं या यह विखंडन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे, बी फाइटोप्लैंक्टन, सी शैवाल या डी ऊंचे पौधे। तो बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना गया? ऑप्शन है चीन, बी इटली, सी भारत या डी म्यांमार। तो देखो ये आप सभी ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड है। शिपिंग उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानव जनित GHG, ठीक है, उत्सर्जन का 3% है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने जहाज़ों के GHG उत्सर्जन में कमी लाने पर रणनीति बनाई है। देश की बात करें कौन सा देश इसमें है, तो ये जो किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये जो परियोजना के तहत पहल की गई है उसके रूप में जिस देश को चुना गया है वो है आपका भारत। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है वैसोप्रेसिन हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सी ल्यूट्रोट्रोपिक हार्मोन या डी एड्रोनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
तो साइंस की भाषा है, थोड़ी सी अलग लग सकती है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले आप इसको देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अपना आंसर लगाइए, फिर देखिए कि क्या सही है आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के लिए जोरदार संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कासन को उत्तेजित करता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट जिंक, सेकेंड मैग्नीज, थर्ड फास्फोरस एंड फोर्थ कैल्शियम। उपर्युक्त में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। तो इनमें कह रहे हैं कि कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों को सामान्य वृद्धि और इष्टतम उपज के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों के उचित संतुलन की आवश्यकता होती है। इसमें जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे जिंक और मैग्नीज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, ना कि स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में। कारण आर, स्टार्च पानी में अघुलनशील है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर हमें बताना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तुलना में सुक्रोज और स्टार्च ऊर्जा भंडारण में अधिक कुशल है, लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है, इसलिए इसे फ्लोएम के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता। और अगली पसंद सुक्रोज है। पानी में घुलनशील और ऊर्जा कुशल होने के कारण सुक्रोज को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक ऊर्जा के वाहक के रूप में चुना जाता है। तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि कथन और कारण हमारे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रिटिकल के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह पहला मानव निर्मित अनाज है। सेकेंड, यह गेहूं चावल दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ट्रिटिकल पहला मानव निर्मित अनाज है और यह गेहूँ, ट्रिटिकम और राई सिकेल का एक संकर है। इसे पहली बार 19वीं सदी के अंत में स्कॉटलैंड और जर्मनी के प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए फिलहाल हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड हमारा यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पौधा उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र का मूल निवासी है और भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध हेपाटो सुरक्षात्मक पौधा है जिसका उपयोग आमतौर पर पीलिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति का उल्लेख किया गया। ऑप्शन है एंडोग्राफिस पैनिकुलता, बी फिलैथस अमरस, सी पापावेर सोमनीफेरम, या डी कैनाबिस सैटिवा। तो बताना है कौन सा सही होगा। फिलैथस अमरस भुई आंवला उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र का मूल निवासी है और भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो फोर्टिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह उच्च स्तर के विटामिन और खनिजों के साथ फसलों की प्रजनन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकेंड, यह मनुष्यों में हानिकारक आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है। क्या, बायो फोर्टिफिकेशन। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके हमें उत्तर बताना है। कोड हमारे ए, बी, सी और डी वही है नॉर्मली जो रहता है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि फोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आवश्यक किसी भी विशेषता का त्याग किए बिना उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों के पोषक तत्व घनत्व को बढ़ाया जाता है। बट आंसर की बात करें तो केवल ऑप्शन ए हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक। ऑप्शन है काई, बी फर्न, सी लाइकेन, या डी विस्कम। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ही है। देखो जब प्रदूषण बढ़ता है तो कहीं ना कुछ चीज़ों को नुकसान होता है, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कभी सल्फर हो गया, कभी प्रदूषण हो गया, इस तरीके से है ना। तो लाइकेन एक कवक है और यह एक प्रकाश संश्लेषण साथी आमतौर पर शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध से उत्पन्न होते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है तो इसमें कौन सा कह सूचक है या किसको नुकसान होता है। तो जो नुकसान होता है वो आपके लाइकेन को होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलकुंभी एक आक्रामक प्रजाति है और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन है यह पानी में घुली ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, बी यह मछलियों और मनुष्यों के लिए जहरीला है, सी या अन्य जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है, एंड डी दोनों, ए और सी। तो जलकुंभी हम लोगों ने अगर मतलब जो गांव साइड से थोड़ा सा है तालाबों में जलकुंभी खूब देखा है ना। जलकुंभी यानी कि इचोर्निया क्रैसिप्स एक आक्रामक खरपतवार है जो आमतौर पर तालाबों, झीलों और जलाशयों जैसे जल निकायों पर देखा जाता है। आंसर की बात करेंगे तो ए और सी, यानी कि ए और सी दोनों ही यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं
कि एक्वापोनिक्स कृषि का एक रूप है जो हाल के दिनों में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है? ऑप्शन है जलीय कृषि और बागवानी, बे हाइड्रोपोनिक्स और बागवानी, सी एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स, एंड डी हाइड्रोपोनिक्स और अंगूर की खेती। तो बताना है कि किसका संयोजन है। बात करेगा यहाँ पर एक्वापोनिक्स कृषि का एक रूप है जो मिट्टी रहित पौधों की संस्कृति, हाइड्रोपोनिक्स के साथ टैंकों में मछली पालन, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर को जोड़ती है। एक्वापोनिक्स में मछली पालने से प्राप्त पोषक तत्वों से भरपूर पानी पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक प्रदान करता है और पौधे मछली के लिए पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पशुओं में प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर सही नहीं है, ध्यान देना। ऑप्शन ए, अंतः प्रजनन जानवरों को हानिकारक अप्रभावी जीन के संपर्क में लाता है। बी, आउट ब्रीडिंग अनुकूल लक्षण पैदा करने में मदद करती है। सी, एक ही नस्ल के जानवरों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन को अंतः प्रजनन। डी, सभी सही है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। पशुओं में प्रजनन के बारे में बात की जा रही है, तो एक ही नस्ल के जानवरों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन को इन ब्रीडिंग कहा जाता है, इसलिए कथन थर्ड हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो एक ही नस्ल के जानवरों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन को इन ब्रीडिंग कहा जाता है, इसलिए कथन 3 गलत है। ठीक है, बाकी सभी हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों कारण का हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। कारणार, वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक, ठीक है, कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना। कोड हमारा वही दिया गया है नॉर्मली जो रहता है, कोई इसमें बदलाव नहीं। अगर बदलाव होगा तो मैं बताऊंगी। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक है क्योंकि वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। लक्षित अंगों में रिसेप्टर अणु या तो सतह पर या कोशिका के भीतर होते हैं। यद्यपि विभिन्न हार्मोन कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, केवल वे कोशिकाएं जिनमें हार्मोन के लिए विशिष्ट रिसेप्टर अणु होते हैं शारीरिक रूप से सक्रिय होती हैं। आंसर की बात करेंगे तो बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बायो फार्मिंग फार्मास्यूटिकल पदार्थों के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन और उपयोग है। बी, गोल्डन राइस बायो फार्मिंग का एक उदाहरण है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनुष्यों में हृदय चक्र के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह दिल की धड़कन की शुरुआत से शुरू होता है और अगली धड़कन की शुरुआत तक रहता है। सेकेंड, हृदय चक्र 60 सेकंड तक चलता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें तो हृदय चक्र हृदय के भीतर होने वाले दबाव परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। इन दबाव परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हृदय और पूरे शरीर के विभिन्न कक्षों के माध्यम से रक्त की गति होती है। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर फिलहाल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, क्लोनिंग किसी जीव के अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सेकेंड, डॉली पहला स्तनपायी क्लोन था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर बात करें तो क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जीवित जीवों को सटीक अनुवांशिक प्रतियां बनाने के लिए करते हैं। जीन, कोशिकाएं, ऊतक और यहाँ तक कि घग्घकी पूरे जानवर भी क्लोन किए जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन फिलहाल सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे ड्रग की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, बी कुनैन, सी पैरासीटामोल या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो बात क्या है, कह रहे हैं किसे ड्रग्स की रानी के नाम से जाना जाता है ना। तो बात करें तो पेनिसिलिन को दवाओं की रानी या दवाओं की रानी के रूप में जाना जाता है। पेनिसिलिन एक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के प्रबंधन और उपचार के लिए किया जाता है। यह दवाओं के बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वर्ग में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू एक जीवाणु संक्रमण है। सेकेंड, एक ही टीका डेंगू के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू एक जीवाणु संक्रमण है। सेकेंड,
यह एक ही टीका डेंगू के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हमारे दिए गए ए, बी, सी और डी। तो क्या ऐसा है कि एक ही टीके से डेंगू समाप्त हो सकता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने का प्राथमिक वाहक है। ये डेंगू बुखार से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण हैं। वर्तमान में सभी डेंगू सीरोटाइप के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई एक टीका नहीं है। हालांकि कई टीके कई उपभेदों के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन कि दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर देखते चलिएगा। इसको शायद हमने बीच में नहीं दिखाया है, कि मैं भी दिखाया याद नहीं है, तो इनको देखते चलिएगा। ठीक है, 136, ये 137, अभी हम 144 141 पे आ गए हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में चावल की 5000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रजातियां हैं। सेकंड, भारत में आम के आनुवंशिक रूप से भिन्न 1000 से अधिक किस्में हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। एक एकल प्रजाति अपनी वितरण सीमा पर आनुवंशिक स्तर पर उच्च विविधता दिखा सकती है। बात करेंगे अगर यहाँ पर हम, तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हानि के निम्नलिखित में से कौन से कारण? ऑप्शन है सह विलुप्त होना, बी मोनोक्रॉपिंग, सी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या डी उपरोक्त सभी। यानी जैव विविधता को किससे किससे हानि हो सकती है यहाँ पर। देखो, तो अगर बात करें जैव विविधता के विषय में, तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सह विलुप्तता भी हो सकती है, मोनोक्रॉपिंग, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण एक फूल के नर परागकोश से परागकणों को मादा वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की क्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन परागण के एजेंट के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए हवा, बी पानी, सी चमगादड़ या डी उपरोक्त सभी। मतलब फूल जो होते हैं, उन जो फूलों का परागण होता है उसमें कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं या जो इसमें हेल्प करते हैं। तो अब इसलिए कई सारे फूलों में जो होते हैं वहाँ हवा काम करती, पानी भी काम करती, चमगादड़, भंवरे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां पाचन तंत्र के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं और कोमल ऊतकों की रक्षा करती हैं? ऑप्शन है अक्षीय मांसपेशियां, बी परिशिष्ट मांसपेशियां, सी कंकाल की मांसपेशियां या डी टेंडन। तो अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, मांसपेशियां जो होती हैं वो शरीर का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और इसके वजन का 1/3 हिस्सा बनाती है। तो रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं प्रत्येक मांसपेशी तक जाती हैं, जिससे प्रत्येक मांसपेशी के कार्य को नियंत्रित और विनियमित करने में मदद करती हैं, यह मदद मिलती है। आंसर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा कंकाल की मांसपेशियां। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में वसा के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है एमाइलेज, बी माल्टेज, सी लाइपेज या डी लिगेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है वो सी हो जाएगा आपका लाइपेज। ठीक है, बट डिटेल में चीज़ें दी गई हैं तो उनको पढ़ना अच्छे से। मैं इसलिए कभी कभी डिटेल नहीं बताती हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानव जीभ में स्वाद कलिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब जहाँ गलत देखो तो पहले उसको अंडरलाइन कर लो। ऑप्शन ए एक औसत वयस्क में 2000 से अधिक स्वाद कलिकाएँ होती हैं, बी वयस्कों में बच्चों की तुलना में अधिक स्वाद कलिकाएँ होती हैं, सी स्वाद कलिकाओं का आकार और संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, एंड डी कुछ स्वाद कलिकाएँ गले में मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखो, ऑब्वियसली स्वाद कलिकाओं का आकार और संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा तो उसके लिए डिटेल में वहाँ पर पढ़िएगा। नेक्स्ट कि प्रोटीन जो नाभिक में कार्य करते, उदाहरण के लिए हिस्टोन, डीएनए और आरएनए, पॉलीमरेज आदि नाभिक में चयनात्मक रूप से आयात किया जाता है। तो ऑप्शन है गुणसूत्र, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोसोल या डी न्यूक्लियोस। तो अब इसमें से कितने ऑप्शन सही है या कौन सा सही है? तो साइटोसोल जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक की संरचना में परमाणु झिल्ली, गुणसूत्र, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोस शामिल हैं। अन्य चीज़ें उसमें डिटेल में दी गई हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों के अंदर और बाहर गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। स्टोमेटा पाए जाते हैं, कह रहे हैं कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऑप्शन है पत्तियों के ऊपरी किनारों पर, बी सेकेंड पत्तियों के नीचे और नीचे की ओर,
थर्ड फूलों की पंखुड़ियों पर एंड डी तनों पर, यानी फोर्थ तनों पर। तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि पौधे के तने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है या नहीं है। ऑप्शन है तने हवा की गति पर प्रतिक्रिया करते हैं, सी तने पोषक तत्वों की कमी या अधिकता पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता या कर सकते, सी तना सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है, एंड डी तना पानी की कमी पर प्रतिक्रिया करता है। तो इसमें क्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।